नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक चांदपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी चांदपुर गांव में रहने वाला महेश कुमार जो कि पेशे से एक नाई होता है। इस गांव के अंदर उसकी एक छोटी सी दुकान होती है। उस दुकान में वो बाल काटने का काम किया करता था। महेश कुमार का स्वभाव काफी मीठा होता है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग इसकी दुकान पर ही बाल कटवाने के लिए आया करते थे। महेश कुमार इस दुकान से ठीक ठाक पैसे भी कमा लिया करता था और वैसे भी महेश कुमार के पास अपनी आधा एकड़ जमीन भी होती है। कुछ पैसे वहां से भी आ जाया करते थे और इस तरीके से घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाया करता था। अब महेश कुमार के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है, जिसका नाम भावना देवी होता है। भावना देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर होती है, अपने घर के कामकाज किया करती थी। अब महेश कुमार और भावना के पास अपनी दो बेटियां भी होती हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम मीनू होता है, जो कि 12वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी, और छोटी बेटी का नाम ममता होता है, जो कि 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और होशियार होती हैं, लेकिन दोनों ही बेटियां जिद पकड़ लेती है कि हमें एक नया फोन खरीदना है। लेकिन माता पिता के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भावना देवी अपनी दोनों बेटियों को अक्सर एक ही बात कहती थी कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम दोनों को फोन खरीद कर दे सके। और इस तरह से भावना बस ये दो बातें कहकर अपनी बेटियों का मन बहला दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद भावना अपनी बड़ी बेटी मीनू को एक छोटा सा बटन वाला फोन दे देती है। उसी समय मीनू अपनी माँ भावना को कहती है कि माँ, छोटे फोन से हमारा काम नहीं चलता है, अगर खरीदना है तो हमें कोई अच्छा सा स्मार्टफोन खरीद कर दे दो। लेकिन भावना मना कर देती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जो पिता महेश कुमार होता है, उसको नशा करने की गंदी लत लग जाती है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, तो पिता महेश कुमार नशे की गिरफ्त में बिल्कुल जकड़ जाता है। महेश कुमार हर समय नशा करना शुरू कर देता है और नशे की गंदी लत के कारण महेश कुमार लोगों से कर्ज भी उठाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, महेश कुमार के सिर पर 2 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। अब कर्जदार पैसे मांगने के लिए घर पर आने लग जाते हैं। अब कर्जदारों से परेशान होकर महेश कुमार अपने मन में सिर्फ एक ही फैसला लेता है कि वह अपनी आधा एकड़ जमीन को बेच देगा। और इस तरह से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। महेश कुमार अपनी पत्नी भावना को कहता है कि भावना, मुझे लोगों का कर्ज भी लौटाना पड़ेगा और जो मेरे घर में पैसे नहीं है, मैं अपनी आधा एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ। भावना जैसी पति की बात को सुनती है तो अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो जमीन बेचकर ही मानने वाला है। और इस तरह से भावना परेशान होकर अपने पति को कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर दो दो जवान बेटियां भी हैं, कल भविष्य में इनकी शादी भी करनी है। तभी महेश कुमार कहता है कि आधा एकड़ जमीन बेचकर जो पैसे आएंगे और जो पैसे बच जाएंगे, उनको मैं बैंक में जमा करवा दूंगा और फिर 2-3 सालों का वक्त गुजर जाने के बाद मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। और इस तरह से अब जो महेश कुमार होता है, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद अपनी आधा एकड़ जमीन एक जमींदार के पास बेच देता है। और उस आधा एकड़ जमीन को बेचने के बाद महेश कुमार के पास 18 लाख रुपए आते हैं, जिनमें से महेश कुमार 2 लाख रुपए का कर्ज उतार देता है, 1 लाख रुपए अपने घर में रख लेता है और जैसे उसके पास जो बचे हुए 15 लाख रुपए होते हैं, वो उन पैसों को बैंक में जमा करवाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इस तरह से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। महेश कुमार अपनी बड़ी बेटी मीनू को कहता है कि मीनू, आज तुम्हें स्कूल में नहीं जाना है, बल्कि आज तुम्हें मेरे साथ बैंक में चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 15 लाख रुपए जमा करवाने हैं और तुम मेरी सबसे होशियार बेटी हो। मीनू कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे साथ बैंक में जरूर जाऊंगी। और इस तरह से आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो पिता महेश कुमार होता है, अपनी बेटी मीनू को लेकर शहर में चला जाता है और बैंक में भी चला जाता है। बैंक में जाने के बाद वह बैंक के कर्मचारी से मिलता है और कहता है कि मुझे 15 लाख रुपए जमा करवाने हैं। इसके बाद बैंक का कर्मचारी महेश कुमार को कहता है कि महेश कुमार, तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारे बैंक में जरूर है, लेकिन उस बैंक अकाउंट में कोई भी फोन नंबर नहीं लिखवाया गया है, उसमें कोई फोन नंबर लिखना पड़ेगा। महेश कुमार कहता है कि मेरी बेटी के पास एक छोटा सा बटन वाला फोन है, तुम वही फोन नंबर इस अकाउंट में लिख दो। और इसके बाद जो बैंक का कर्मचारी होता है, मीनू से इसका फोन नंबर पूछता है और उस अकाउंट के अंदर वो फोन नंबर लिख दिया जाता है। फिर बाद में बैंक का कर्मचारी 15 लाख रुपए भी उस अकाउंट में जमा कर देता है। जैसे 15 लाख रुपए जमा कर दिए जाते हैं तो इसके बाद महेश कुमार अपनी बेटी मीनू को लेकर इस बैंक से बाहर निकलता है। लेकिन बीच रास्ते में मीनू अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, तुम्हारे पास आज 30-35 हजार रुपए बच गए हैं, आज हम दोनों के लिए एक एक फोन खरीद दो।
अब जैसे ये बात महेश को कही जाती है तो महेश कुमार का मन पसीज जाता है। महेश अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसके पास दो ही बेटियां हैं, अगर उनको भी वो खुश नहीं रख सकता है तो फिर उसको पिता होने का कोई हक नहीं है। आज के समय में महेश कुमार अपनी दोनों बेटियों के लिए एक एक सस्ता सा फोन खरीद लेता है, और जैसे ही ये फोन खरीद कर मीनू को दिया जाता है तो मीनू उस छोटे बटन वाले फोन में से सिम को निकालती है और स्मार्टफोन में अपनी सिम डाल लेती है। मीनू बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद पिता और बेटी दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। पिता महेश अपनी छोटी बेटी ममता को भी एक स्मार्टफोन देता है। ममता भी बड़ी खुश हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि आगे भविष्य में चलकर इस पूरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, 20 अप्रैल 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। ममता और ममता की बड़ी बहन मीनू अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी पिता महेश अपनी बेटी मीनू को कहता है कि मीनू, आज मुझे शहर में जाना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना है। तभी मीनू कहती है कि पिताजी, तुम्हें शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मोबाइल फोन से ही तुम्हारा बिजली का बिल भर दूंगी। अब जैसे ये बात पिता महेश सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद पिता महेश अपनी बेटी मीनू को कहता है कि मीनू, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि फोन खरीद लिया, इस फोन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मीनू कहती है कि पिताजी तुम फिक्र मत करो, मैं शाम के समय बिजली का बिल खुद भर दूंगी। और इस तरह से अब जो बेटी मीनू होती है और साथ में इसकी बहन ममता, ये दोनों अपने स्कूल में चली जाती हैं। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मीनू की मुलाकात उसकी क्लास के एक लड़के से होती है और उस लड़के का नाम विवेक होता है। विवेक एक ऐसा लड़का होता है जो कि लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था और वह अपने साथ हमेशा मोबाइल फोन भी रखता था और हर समय मोबाइल फोन में वो गेम खेला करता था और गेम खेलकर वो थोड़े बहुत पैसे भी जीत लिया करता था। और आज के समय में विवेक अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा होता है। अब जैसे वो गेम खेल रहा होता है तो लड़की मीनू भी उसके पास चली जाती है। मीनू कहती है कि तुम हर समय मोबाइल में क्या करते रहते हो। अब लड़का विवेक बहुत ही चालाक लड़का होता है। विवेक कहता है कि मैं इस मोबाइल से पैसे कमाता हूँ। उसी समय मीनू पूछने लगती है कि तुम पैसे कैसे कमाते हो। तभी लड़का जो विवेक होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही गेम खेलकर पैसे कमाता हूँ। और इस तरह से विवेक उसके सामने ही गेम खेलना शुरू कर देता है। मोबाइल में गेम खेलते खेलते विवेक उसके सामने 2000 रुपये जीत जाता है। तो उसी समय मीनू भी कहती है कि मुझे भी ये गेम जल्दी से सिखा दो और मैं भी इस मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे कमाना शुरू कर दूंगी। उसी समय लड़का विवेक कहता है कि आज मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं हैं, तुम ऐसा करो, शाम के समय आज मेरे घर पर आ जाना और मैं अपने घर पर ही तुम्हें मोबाइल फोन पर गेम खेलना सिखा दूंगा। लड़की बड़ी खुश हो जाती है। मीनू कहती है कि आज शाम के करीब 5 बजे के आसपास मैं तेरे घर पे आ जाऊंगी। और इसके बाद ये मीनू और साथ में ये लड़का दिन भर पूरा दिन स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो शाम के करीब 4:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय मीनू अपनी माँ भावना को कहती है कि माँ, मुझे अपनी एक सहेली के घर पर जाना है, मैं 2-2.5 घंटों के अंदर ही घर पर आ जाऊंगी। भावना अपनी बेटी मीनू को कहती है कि मीनू, जल्दी वापस घर पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पिता फिर मुझे भी गालियां देंगे और तुम्हें भी गालियां देंगे। बेटी कहती है कि कोई बात नहीं माँ, मैं उनके आने से पहले घर पर आ जाऊंगी। और इस तरह से मीनू अपने घर से बाहर निकलती है। देखते ही देखते वह विवेक के घर पर चली जाती है। विवेक के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। विवेक अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन विवेक जब इस लड़की को अकेले अपने घर पर देखता है तो विवेक की नीयत में कमी आ जाती है। इसके बाद ये लड़की मीनू विवेक के कमरे के अंदर चली जाती है और विवेक उसी समय अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और फिर मीनू इस लड़के विवेक को कहती है कि मुझे भी फोन पर गेम खेलना सीखना है। तभी लड़का कहता है कि मैं तुम्हें गेम खेलना तो जरूर सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जैसे ये बात मीनू को कही जाती है तो पहले पहल तो मीनू मना कर देती है, लेकिन लड़का कहने लगता है कि मैं तुम्हें तभी गेम खेलना सिखाऊंगा जब तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी। और इस तरह से जब ये लड़का इस लड़की का मन जीत लेता है और इस लड़की पर दबाव बनाता है तो मीनू गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे तैसे करके ये लड़का विवेक इस लड़की को मनाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद ये लड़का इस लड़की मीनू को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। और आज के समय में इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। ये दोनों इस गलत काम को अपनी ही रजामंदी से तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है तो मीनू कहती है कि मुझे गेम खेलना सिखा दो। और इस तरह से अब ये लड़का इस लड़की को गेम खेलना सिखा देता है। तब ये लड़का कहता है कि तुम अपने मोबाइल फोन से ही अपना रिचार्ज भी कर सकती हो, बैंक का एटीएम तुम्हारे घर पर मिलेगा,
तुम कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लेना और फिर खुद ही रिचार्ज कर लेना। लड़की चालाक होती है, सब कुछ समझ जाती है। और इसके बाद जो विवेक होता है आज के समय में खुद ही अपने मोबाइल फ़ोन से इस लड़की का 1000 रुपये का रिचार्ज कर देता है और फिर ये लड़की इस फ़ोन पर गेम खेलना शुरू कर देती है। सौभाग्य की बात ये होती है कि आज गेम खेलते-खेलते ये लड़की 2000 रुपये जीत जाती है और जैसे ही 2000 रुपये जीत लिए जाते हैं, तो मीनू बड़ी खुश हो जाती है। अब ये लड़का विवेक इस लड़की मीनू को बड़े-बड़े सपने दिखाना शुरू कर देता है। विवेक मीनू को कहता है कि तुम मोबाइल गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकती हो। जैसे मीनू को इतने बड़े-बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, तो मीनू गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। मीनू कहती है कि आज मैंने 2000 रुपये जीत लिए हैं, आज के लिए ये काफ़ी है। बाकी खेल हम कल तुम्हारे घर पर खेलने वाले हैं। और इस तरह से आज के समय में मीनू 2000 रुपये जीतने के बाद खुश होकर अपने घर पर आती है। अपनी बहन ममता के कमरे में जाती है, ममता से मिलती है और ममता को कहती है कि ममता, आज मैंने 2000 रुपये मोबाइल गेम खेल कर जीते हैं। ममता भी उत्सुक हो जाती है। ममता कहती है कि तुमने 2000 रुपये कैसे जीते हैं? तभी मीनू कहती है कि मैं एक मोबाइल गेम तुम्हें बताती हूँ, तुम उस गेम को खेल कर अच्छे खासे पैसे जीत सकती हो। इसके बाद लड़की मीनू अपने घर के अंदर से एटीएम निकालती है और अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ ऐप्स डाउनलोड करती है। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद अपनी बहन ममता का एक रिचार्ज भी कर देती है और ये मोबाइल गेम का रिचार्ज किया जाता है। सौभाग्य की बात ये होती है कि ममता भी आज गेम खेलकर 1200 रुपये कमा लेती है और जैसे ही उसको 1200 रुपये मिल जाते हैं तो ममता भी खुश हो जाती है। लेकिन मीनू कहती है कि ममता, ये बात किसी को मत बताना। और इस तरह से दोनों बहनें गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। अब जैसे ही आज का दिन गुजर जाता है तो अगला दिन आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास ममता और मीनू दोनों बहनें घर से तैयार होकर स्कूल में चली जाती हैं। पूरा दिन स्कूल में पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़का विवेक अब इस लड़की मीनू के पास आता है। मीनू को कहता है कि मीनू, आज शाम के समय भी तुम मेरे घर पर आ जाना, हम फिर अच्छे तरीके से गेम खेलने वाले हैं और गेम खेल कर हम अच्छे खासे पैसे भी कमाने वाले हैं। मीनू कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर जरूर पहुंच जाऊंगी। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी होने के बाद लड़की मीनू अपने घर पर आ जाती है, लड़का विवेक अपने घर पर आ जाता है। विवेक के घर पर कोई नहीं होता है, इसके माता पिता पहले ही घर से बाहर जा चुके होते हैं। और इसके बाद विवेक अपने एक दोस्त राजू के पास फोन कॉल करता है। राजू को कहता है कि राजू, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जैसे ये बात राजू के साथ करी जाती है तो राजू भी अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर अब विवेक के घर पर आ जाता है। इसके बाद विवेक और राजू दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। विवेक कहता है कि मेरे घर पर एक लड़की आने वाली है और उस लड़की का नाम मीनू है। जैसी ये बात राजू सुनता है तो राजू भी बड़ा खुश हो जाता है। तभी राजू कहने लगता है कि उस लड़की के आने से पहले मैं शराब के ठेके पर जाता हूँ, वहां से 3 बियर खरीद कर लाता हूँ। उसी समय लड़का विवेक राजू को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जल्दी से 3 बियर की बोतल खरीद कर ले आओ। और उसके बाद राजू पैसे लेने के बाद इस घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल उठाता है, शराब के ठेके पर जाता है। शराब के ठेके पर जाने के बाद राजू 3 बियर की बोतलें खरीदता है। 3 बियर की बोतलें खरीदने के बाद फिर से अपने दोस्त विवेक के पास आता है और फिर विवेक और राजू दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो विवेक आज भी उस लड़की मीनू के पास फोन कॉल करता है। मीनू को कहता है कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद मीनू अपने माँ भावना से झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आज भी ये लड़की मीनू घर से झूठ बोलकर बाहर निकलती है। थोड़ी देर के बाद वह उस लड़के विवेक के घर के दरवाजे पर चली जाती है और घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। लड़का विवेक घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि मीनू उसके सामने खड़ी होती है। मीनू भी इसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और जब मीनू घर के अंदर राजू को देखती है तो राजू को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीनू कहती है कि ये लड़का कौन है? तभी विवेक कहता है कि ये मेरा दोस्त राजू है और आज हम एक अच्छा सा प्रोग्राम भी करने वाले हैं। मीनू पूछने लगती है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? इसके बाद विवेक कहता है कि हमने यहाँ पर बियर ला रखी है और बियर को बैठकर पियेंगे। मीनू साफ साफ मना कर देती है, लेकिन लड़का जो विवेक होता है अपनी इस गर्लफ्रेंड पर दबाव बनाता है और कहता है कि एक बियर की बोतल पीने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। और जैसे ही लड़का ज्यादा दबाव बनाता है तो लड़की भी मान जाती है। मीनू कहती है कि पहले गेम खेलते हैं, लेकिन राजू भी कहता है कि गेम खेलने से पहले हम बियर पीते हैं। और इस तरह से अब ये तीनों मिलकर इस घर के अंदर बैठकर बियर की एक एक बोतल को खाली कर देते हैं। धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है, तीनों को थोड़ा थोड़ा नशा भी हो जाता है और नशे की हालत में अब मीनू इन दोनों लड़कों को कहती है कि चलो मोबाइल पर मोबाइल गेम खेलते हैं।
अब इसके बाद विवेक कहता है कि आज तुम्हें खुद ही रिचार्ज करना पड़ेगा। अब लड़की कहने लगती है कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हैं। अब जैसे 15 लाख रुपयों की बात विवेक सुनता है तो विवेक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। विवेक और राजू को इस लड़की की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन लड़की मीनू कहती है कि मेरे पिता ने अपनी जमीन बेच रखी है और बैंक में पैसे जमा करवा रखे हैं, और इस बैंक में मेरा मोबाइल फोन नंबर दे रखा है, और मैंने आज कुछ ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर रखी है जिनसे मैं खुद रिचार्ज कर सकती हूँ। और इसके बाद ये लड़की मीनू इन दोनों लड़कों को अपना बैंक बैलेंस भी दिखाती है, और जैसे ही विवेक और राजू इस बैंक बैलेंस में 15 लाख रुपए देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब लड़का विवेक चाल चलना शुरू कर देता है। लड़का विवेक अब इस लड़की मीनू के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है, और जैसी ही अश्लील हरकतें करी जाती हैं तो लड़की मीनू को ये हरकतें अच्छी लगने लगती हैं। और इसके बाद तो ये लड़का विवेक कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मीनू पहले पहल तो मना करती है, लेकिन जब जब लड़का दबाव बनाता है तो लड़की मान जाती है। और इसके बाद ये लड़का विवेक इस लड़की मीनू को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है, जबकि दूसरा लड़का राजू भी वहां पर बैठा होता है। और इस बंद कमरे के अंदर दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। ये दोनों ही अपनी ही रजामंदी से तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक दोनों की अपनी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। मीनू को नशा भी हो चुका होता है, और नशे की हालत में उसको पता तक नहीं होता है कि वो गलत काम कर रही है या फिर अच्छा काम कर रही है। और इस तरह से ये दोनों मिलकर काफी देर तक इस गलत काम को करने के बाद इस कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी विवेक कहता है कि मेरे दोस्त राजू के साथ भी तुम्हें वक्त गुजारना पड़ेगा। लेकिन लड़की मीनू शराब के नशे में धुत होती है, उसको किसी बात का आभास नहीं होता है। और इसके बाद राजू भी इस लड़की को लेकर कमरे में जाता है, और राजू और ये लड़की मीनू ये दोनों मिलकर फिर से गंदा और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों मिलकर भी अपनी अपनी जरूरतों को, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही इनका भी काम खत्म होता है तो ये दोनों कमरे से बाहर आते हैं। मीनू शराब के नशे में धुत होकर कहती है कि मुझे अब मोबाइल पर गेम भी खेलना है। उसी समय लड़का विवेक कहता है कि मीनू, ये सारे जो 15 लाख रुपए हैं ये तुम्हारे नहीं हैं, ये तो तुम्हारे पिता के हैं। तुम्हारा पिता 15 लाख रुपयों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। अगर तुम चाहो तो ये 15 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं। जैसे मीनू को ये बातें कही जाती है तो मीनू सोचने पर मजबूर हो जाती है। मीनू विवेक को कहती है कि ये 15 लाख रुपए मेरे कैसे हो सकते हैं। तभी विवेक कहता है कि अगर हम तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म कर दे तो फिर ये तुम्हारे 15 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। अब जैसी मीनू विवेक की बातों को सुनती है तो पहले पहल तो डर जाती है, लेकिन इन 15 लाख रुपयों को देखकर मीनू का मन भी पलट जाता है। मीनू कहती है कि चलो, जब ऐसा ही करना है तो आज मेरे पूरे परिवार को खत्म करते हैं। और इस तरह से अब तीनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। देखते ही देखते रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। मीनू कहती है कि मैं अपने घर पर जाती हूँ, मैं तुम्हारे पास फोन कॉल करूंगी, तुम रात के करीब 10:30 बजे के आसपास हथियार लेकर मेरे घर पर आ जाना। और इसके बाद ये दो चार बातें कहने के बाद मीनू इन दोनों के घर से बाहर निकलती है, अपने घर पर आ जाती है। अपनी माँ भावना के पास जैसे ही मीनू पहुंचती है तो भावना को इसके मुंह से शराब की स्मेल आ जाती है। भावना उसी समय अपनी बेटी मीनू को गालियां देना शुरू कर देती है, डांटना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि मीनू पर हाथ भी उठा देती है, मीनू को 2-4 थप्पड़ भी मार देती है। और जैसे ही ये हंगामा हो रहा होता है तो उसी समय भावना का पति जो महेश होता है वो भी शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आ जाता है। महेश देखता है कि माँ बेटी लड़ रही थी, झगड़ रही थी। महेश अब भावना से पूछने लगता है कि तुम मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठा रही थी। भावना कहती है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटी भी शराबी बन गई है। पिता महेश जैसे ही अपनी पत्नी भावना की इन बातों को सुनता है तो अपनी बेटी मीनू के पास जाता है। मीनू को कहता है कि तुमने आज शराब क्यों पी रखी है। और इस तरह से महेश भी अपनी बेटी को डांटना शुरू कर देता है, फटकारना शुरू कर देता है। महेश गुस्से में वशीभूत होकर अब अपनी बेटी पर हाथ भी उठा देता है। लेकिन जैसे ही इस लड़की मीनू की पिटाई करी जाती है तो मीनू के मन में गुस्सा घर कर जाता है। मीनू सोचने लग जाती है कि उसके माता पिता को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है और इन दोनों को मारने में ही फायदा है। और इस तरह से देखते ही देखते रात काफी हो चुकी होती है। अब पूरा परिवार खाना भी खाता है, लेकिन जो मीनू होती है वो खाने को हाथ तक नहीं लगाती है। मीनू अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन मीनू को नींद नहीं आती है, जबकि माता पिता दोनों एक कमरे में लेट जाते हैं। और फिर थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो मीनू की बहन ममता होती है वो मीनू के कमरे में आती है। ममता भी 2-4 बातें मीनू को सुनाती है। ममता कहती है कि तू गलत रास्ते पर चल पड़ी है, तूने शराब भी पीना शुरू कर दिया है। लेकिन मीनू के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होता है। और इस तरह से तकरीबन रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। परिवार का एक एक सदस्य गहरी नींद में सो चुका होता है।
अब उसी समय मीनू अपने बॉयफ्रेंड विवेक के पास फोन कॉल करती है। विवेक को कहती है कि तुम तेज धार हथियार लेकर मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो चुके हैं और आज इनका काम तमाम करना है। इसके बाद विवेक राजू को अपने घर पर बुलाता है और फिर राजू और विवेक दोनों घर से धारदार चाकू लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद विवेक और राजू मीनू के घर के दरवाजे पर भी आ जाते हैं और फिर विवेक मीनू के पास फोन कॉल करता है, कहता है कि दरवाजा खोल दो, हम अंदर आने वाले हैं। मीनू चुपके से अपने घर का दरवाजा खोलती है। राजू और विवेक घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मीनू विवेक और राजू को कहती है कि सबसे पहले तुम्हें मेरे पिता को खत्म करना है और फिर मेरी माँ को भी मारना है और मैं अपनी बहन ममता को खत्म कर दूंगी। इस तरह से विवेक और राजू दोनों धारदार चाकू लेकर अब इसके माता पिता के कमरे के अंदर चले जाते हैं। विवेक सबसे पहले मीनू के पिता महेश का गला चाकू के साथ काटता है। दूसरी तरफ राजू मीनू की मां भावना देवी का गला काट चुका होता है। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन जब मीनू अपनी बहन ममता के कमरे में जाती है और ममता का गला दबाने की कोशिश करती है तो ममता की आंख खुल जाती है। ममता जैसे तैसे धक्का देकर अब इस कमरे से बाहर निकल जाती है। ममता इस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, जबकि इसकी बहन मीनू इसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है और दूसरी तरफ दोनों लड़के भी इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ममता चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ममता इतने जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है कि वहां पर पड़ोसी जनों के भी आंख खुल जाती है। लेकिन जब तक पड़ोसी जन घटनास्थल पर पहुंचते हैं तब तक राजू, विवेक और साथ में मीनू ये तीनों मिलकर अब ममता का काम खत्म कर चुके होते हैं। ममता का भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन जो पड़ोसी जन होते हैं इनमें से दो पड़ोसी जिनके नाम श्याम सुंदर और घनश्याम होते हैं, ये दोनों वहां पर एक लड़के को पकड़ लेते हैं जिस लड़के का नाम विवेक होता है। जैसे ही विवेक को पकड़ लिया जाता है तो विवेक की वहां पर काफी ज्यादा पिटाई भी की जाती है और इसके बाद यही पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। करीब 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जैसे घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर 2 लाशें पड़ी होती हैं और एक लाश घर के बाहर पड़ी होती है। पुलिस अब मीनू के परिवार के तीनों सदस्यों की लाश को बरामद करती है। तीनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। विवेक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब विवेक की पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादा पिटाई की जाती है तो विवेक अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है। विवेक अब मीनू के बारे में भी बताता है, साथ में अपने दोस्त राजू के बारे में भी सब कुछ बता देता है और फिर अगले ही दिन जो पुलिस होती है राजू को भी गिरफ्तार कर लेती है, साथ में मीनू को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार मीनू, विवेक और राजू को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक मोबाइल फोन की वजह से पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।